नमस्कार पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एसएम नॉलेज हब पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पेरेंट्स आप सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के फॉर्म फिल होना 30 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं। आज दूसरा दिन है, यानी कि 1 मई 2024। अभी साइट पर फॉर्म फिल करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं पेरेंट्स को। कई बार ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है, तो कई बार फॉर्म साइट ही ओपन नहीं हो रही है, तो पेरेंट्स को काफ़ी दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पेरेंट्स परेशान मत होइए। कई बार कनेक्टिविटी ना होने के कारण भी और 1-2 दिन काफ़ी सारे सर्वर डाउन होने के कारण भी इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आप 1-2 दिन का वेट करिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जल्दी फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे का सिलेक्शन पहले आएगा। सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि मैं जल्दी फॉर्म फिल करूँगा तो मेरे बच्चे का सिलेक्शन ऊपर में आएगा। पेरेंट्स 1-2 दिन का वेट करिए। साइट में कई बार सर्वर डाउन हो जाने के कारण भी इन्फॉर्मेशन कई बार से कंप्लीट नहीं हो पाती है और पेज हैंग हो जाता है, और इस बार करेक्शन का आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपसे गलत फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपको फॉर्म को डिलीट करके ही दोबारा फिल कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से एक ही एप्लीकेशन को फिल करें, यानी कि ओटीपी सिस्टम है। अगर आपकी फैमिली में या घर में 2 बच्चों का आपको फॉर्म फिल करना है तो अलग अलग मोबाइल नंबर का यूज़ करिएगा। एक मोबाइल नंबर से एक ही बच्चे की एप्लीकेशन को फिल कीजिएगा। पेरेंट्स, आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो डीजी कैटेगरी के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, और उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उसकी कंप्लीट नॉलेज ना होने के कारण काफ़ी सारे मेरे पास में मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, या मेरे पास में ये सर्टिफिकेट है, ये नहीं है, तो इससे काम चल जाएगा। तो ये वीडियो आज मेरी उन्हीं पेरेंट्स के लिए है जो डीजी कैटेगरी से अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास में जो भी पेरेंट्स हैं इससे रिलेटेड आप उनको अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के पेरेंट्स रहते हैं, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण वो फॉर्म को फिल ही नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स, सारा कुछ ऑनलाइन माध्यम से है। एक मोबाइल नंबर से एक ही बच्चे का फॉर्म को फिल करिएगा। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर उस बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट ना होने पर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। बच्चे का आधार कार्ड मस्ट नहीं है। इस बार पेरेंट्स के आधार कार्ड से ही फॉर्म फिल हो जाएगा। आईडी एड्रेस प्रूफ में आप अपने पेरेंट्स का कोई भी रेजिडेंशियल प्रूफ आप लगा सकते हैं, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड हो। राशन कार्ड अगर आप लगाते हैं तो उसमें बच्चे का भी नाम होना मैंडेटरी है। तो पेरेंट्स, आपको आज मैं बता देती हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से कम बताई गई है, और जो डीजी कैटेगरी है उसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी, ऑर्फन, ट्रांसजेंडर एंड द चिल्ड्रन लिविंग विद और इफेक्टेड बाई HIV, यानी कि ये कैटेगरी आपकी डीजी कैटेगरी के अंदर आ जाती है, डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ कैटेगरी। अब पेरेंट्स, ये क्वेश्चन उठता है कि एससी का जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू होना चाहिए। तो पेरेंट्स, बता देती हूँ आपको, इसमें भी क्वेश्चंस हैं आपके। देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स अंडर ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी इज अवेलेबल इन अ स्कूल, एटलीस्ट 25% ऑफ सीट्स एट द एंट्री लेवल ऑफ स्कूल, यानी कि टोटल आपको 25 सीट्स अलॉट की गई हैं, जिसमें से ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी की 22% सीट्स होती हैं और 3% सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। Who comes under the disadvantaged category? तो आप देख सकते हैं पेरेंट्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी एज डिफाइंड इन पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, ऑर्फन एज डिफाइंड इन जुवेनियल जस्टिस एक्ट, transgender children living with or affected by HIV. There is no need to submit any income certificate for these categories as no income limit is prescribed for them. क्लियरली लिखा गया है कि डीजी कैटेगरी से फिल करने पर आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं अटैच करना है। कोई भी इनकम लिमिट की इसमें फाउंडेशन नहीं है। आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए है, इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट आपको रेवेन्यू ऑफिसर से इशू हुआ है, जो उसकी रैंक है वो तहसीलदार से नीचे नहीं होनी चाहिए, यानी कि डीसी और डीएम ऑफिस से आपको इशूड होना चाहिए। और BPL-I फूड सिक्योरिटी कार्ड इशूड बाय फूड और सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको बताया गया है कि जो इनकम का सर्टिफिकेट है वो कहाँ से इशू होना चाहिए। डीजी कैटेगरी के लिए भी सेम है, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यानी कि जो ये SC, ST, OBC के जो सर्टिफिकेट्स हैं वह भी रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा ही सर्टिफाइड या इशू होने चाहिए। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट
हॉस्पिटल यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, हॉस्पिटल के द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया होना चाहिए, वो आप अटैच कर सकते हैं। ऑर्फन एंड ट्रांसजेंडर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए इसके लिए भी। और चिल्ड्रन लिविंग विद और अफेक्टेड बाय HIV, इस केस में भी आपको जो हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इशू सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो पेरेंट्स, आई हैव द कास्ट सर्टिफिकेट बट माई चाइल्ड डज नॉट हैव द सेम, कैन आई अप्लाई फॉर एडमिशन इन द DG कैटेगरी। एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई हमारे बच्चे का तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, पेरेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? यस, यू कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट सर्टिफिकेट। पेरेंट्स अपने कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी बच्चे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका किसी और स्टेट से है, दिल्ली का नहीं बना हुआ है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसमें क्लियरली मेंशन है। अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, आपने अप्लाई किया हुआ है, अभी कंप्लीट बन के नहीं आया है, तो इस केस में क्या आप करेंगे? तो उस केस में जो आपको रिसिप्ट मिली हुई है एप्लीकेशन की, उसका एप्लीकेशन नंबर आप डालकर फिल कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको दिखाना पड़ेगा। अगर बच्चे के पास में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या करेंगे? अ रिटन डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग फ्रॉम पेरेंट्स अबाउट द डेट ऑफ बर्थ इज ट्रीटेड एज अ वैलिड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। अगर किसी पेरेंट्स के पास में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में पेरेंट्स के द्वारा भी साइन करके आप अपने बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट को वैलिड कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, तो उस केस में भी चल जाएगा। और क्वेश्चन हैं, इज इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर DG कैटेगरी? पेरेंट्स, बिल्कुल भी नहीं, DG कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ओनली EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल करने पर ही आपको इनकम सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। If I qualify for both EWS and DG category, then under which category should I apply? पेरेंट्स का कहना है कि अगर मेरे पास में दोनों ही चीज़ फुलफिल होती है तो मैं किस कैटेगरी से फिल करूं? तो उस केस में आप किसी एक कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं, आप दोनों कैटेगरी से फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं या 2 बच्चे घर से आपको फॉर्म फिल करना है तो आपको अलग अलग सेपरेट प्रोसेस करना पड़ेगा। एक फॉर्म से 2 बच्चों का फॉर्म फिल नहीं होगा या एक मोबाइल नंबर से 2 बच्चों का फॉर्म फिल नहीं होगा। How can I find the nearest private unaided recognized school from his resident? How many schools can I select? तो पेरेंट्स, इस केस में मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आपको अपना यूज़र ID और पासवर्ड जनरेट करना होगा फर्स्ट स्टेप में। देन आपको उस पासवर्ड से अपना लॉगिन करना होगा। देन आपको सारा उसमें आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। तो इसमें स्कूल सेलेक्शन करने की बात आ जाती है। आप 0 to 1, 1 to 3 और 3 to 6 किलोमीटर के दायरे में आप कितने भी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 6 किलोमीटर से ऊपर के दायरे में ओनली 5 स्कूल्स ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी लोकेलिटी पर डिपेंड करेगा, आप जो एड्रेस फिल कर रहे हैं वो कहाँ का है और उस लोकेलिटी में कितने स्कूल्स अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से आपका जब फॉर्म फिल करेंगे लिस्ट आ जाएगी ऑटोमेटिकली और आपको स्कूल सेलेक्ट कर लेने हैं। कैन वन चेंज और मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन? कई बार पेरेंट्स गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं और फॉर्म सबमिट हो जाता है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में पेरेंट्स आप अपने फॉर्म को डिलीट करके, क्योंकि नीचे आप जब अप्लाई करते हैं उसके नीचे लिखा आ रहा है कि डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, तो आप डिलीट करके दोबारा से एक फ्रेश अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ नोट हेयर दैट आफ्टर डिलीशन योर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नंबर स्टैंड्स इनवैलिड फॉर द एडमिशन प्रोसेस। What should I do to obtain my registration ID and password? ये आपको पता ही है पेरेंट्स। और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो 20 मई को बताया गया है कि फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड लॉटरी या ड्रॉ निकाला जाएगा। तो कुछ भी मैनुअल नहीं है, सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है। आपके रैंडमली आपके बच्चे का नाम उठाया जाएगा या जिस भी बच्चे का नाम लिया जाएगा उसमें कोई चीटिंग के चांसेस नहीं है। सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है। कंप्यूटराइज्ड लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से ही फॉर्म को निकाला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का नाम एक से ज़्यादा स्कूल में आ जाएगा। अगर जिस बच्चे का नाम एक बार सेलेक्ट हो गया है तो उसका नाम फिर हटा सिलेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद में जो बाकी बच्चे हैं उनका नाम कंप्यूटराइज्ड लिस्ट से निकाला जाएगा। तो एक बच्चे के एक ही स्कूल में आने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा स्कूल में बच्चे का नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट जिन्होंने अभी तक कलेक्ट नहीं करे हैं या इकट्ठे नहीं करे हैं तो पेरेंट्स पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करने बैठिएगा। डॉक्यूमेंट्स एकदम करेक्ट होने चाहिए, आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं कोई भी शोरगुल नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए।
इसी फॉर्म को कैसे फिल करना है इसकी कंप्लीट वीडियो मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आपको जैसा कि पता है कि दिल्ली में आज स्कूल्स में कुछ इशू हो गया, तो इस वजह से आज मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाई हूँ, और कल मैं आपको वीडियो देती हूँ कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। कंप्लीट आपको लाइव डेमो दूंगी कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। SM नॉलेज हब पर बने रहिए। धन्यवाद।